गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम महादेवी वर्मा के प्रसिद्ध रेखाचित्र सोना का वाचन करेंगे। सोना की आज अचानक स्मृति हो आने का कारण है मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु की पुत्री सुस्मिता ने लिखा है, गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरन मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे हैं, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल से संबद्ध रहने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। क्या कृपा करके आप उसे स्वीकार करेंगी? सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी, क्योंकि आप जानती हैं मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकेगी। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है। सोना भी इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु वह तब तक अपनी शैशव अवस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। देखती थी तो लगता था कि अभी तक छलक पड़ेंगी। लंबे कान, पतली सुडोल टांगें, जिन्हें देखते ही उनमें प्रसुप्त गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में कौंध जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि चंपक वर्णा रूपसी के उपयुक्त सोना, सुवर्णा, स्वर्णलेखा आदि नाम उसका परिचय बन गए। परंतु उस बेचारे हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। वह न किसी दुर्लभ खान के अमूल्य हीरे की कथा है और न अथाह समुद्र के महार्द मोती की। निर्जीव वस्तुओं से मनुष्य अपने शरीर का प्रसाधन मात्र करता है, अतः उनकी स्थिति में परिवर्तन के अतिरिक्त कुछ कथनीय नहीं रहता। परंतु सजीव से उसे शरीर या अहंकार का जैसा पोषण अभिष्ट है, उसमें जीवन मृत्यु का संघर्ष है, जो सारी जीवन कथा का तत्व है। जिन्होंने हरितिमा में लहराते हुए मैदान पर छलांगे भरते हुए हिरणों के झुंड को देखा होगा, वही उस अद्भुत गतिशील सौंदर्य की कल्पना कर सकता है, मानो तरल मरकत के समुद्र में सुनहले फैन वाली लहरों का उद्वेलन हो। परंतु जीव के इस चल सौंदर्य के प्रति शिकारी का आकर्षण नहीं रहता। मैं प्राय सोचती हूँ कि मनुष्य जीवन की ऐसी सुंदर ऊर्जा को निष्क्रिय और जड़ बनाने के कार्य को मनोरंजन कहता है। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अपवित्र मानता है। उसके प्रिय आत्मीय जन का शव भी उसके निकट अपवित्र, अस्पृश्य तथा भयजनक हो उठता है। जब मृत्यु इतनी अपवित्र और असुंदर है, तब उसे बांटते घूमना क्यों अपवित्र और असुंदर कार्य नहीं है, ये मैं नहीं समझ पाती। आकाश में रंग बिरंगे फूलों की घटाओं के समान उड़ते हुए और वीणा, वंशी, मुरज, जल तरंग आदि का वृंदावन बजाते हुए पक्षी कितने सुंदर जान पड़ते हैं। मनुष्य ने बंदूक उठाई, निशाना साधा और कई गाते उड़ते पक्षी धरती पर ढेले के समान आ गिरे। किसी की लाल पीली चोंच वाली गर्दन टूट गई है, किसी के पीले सुंदर पंजे टेढ़े हो गए हैं और किसी के इंद्रधनुषी पंख बिखर गए हैं। शत विक्षत रक्त स्नान उन मृत अर्धमृत लघु गातों में न अब संगीत है न सौंदर्य, परंतु तब भी मारने वाला अपनी सफलता पर नाच उठता है। पक्षी जगत में ही नहीं, पशु जगत में भी मनुष्य की ध्वंस लीला ऐसी ही निष्ठुर है। पशु जगत में हिरन जैसा निरीह है और सुंदर दूसरा पशु नहीं है। उसकी आंखें तो मानो करुणा की चित्रलिपि है, परंतु इसका भी गति में सजीव सौंदर्य मनुष्य का मनोरंजन करने में असमर्थ है। मानव को जो जीवन का श्रेष्ठतम रूप है, जीवन के अन्य रूपों के प्रति इतनी वितृष्णा और विरक्ति और मृत्यु के प्रति इतना मोह और इतना आकर्षण क्यों? बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। प्रशांत वनस्थली में जब असल भाव से रोमंथन करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा,
तब सोना की माँ सद्य प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। सद्यजात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था, अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण त्याग दिए। पता नहीं दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृत हिरनी के साथ उसके रक्त से सने और ठंडे स्तनों में चिपके हुए शावक को जीवित उठा लाए। उनमें से किसी के परिवार की सद्य गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी मिला दूध पिला पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। सुस्मिता वसु के समान ही किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और वह उस अनाथ शावक को मुमूर्षु अवस्था में मेरे पास ले आई। शावक अवांछित तो था ही, उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहले रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। उसका मुख इतना छोटा सा था कि उसमें शीशी का निपल समाता ही नहीं था। उस पर उसे पीना भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचानना भी आ गया। आंगन में कूदते फांदते हुए भी भक्तिन को बोतल साफ करते देखकर वह दौड़ आती और अपनी तरल चकित आंखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो वह कोई सजीव मित्र हो। उसने रात में मेरे पलंग के पाए से सटकर बैठना सीख लिया था, पर वहाँ गंदा न करने की आदत कुछ दिनों के अभ्यास से पड़ सकी। अंधेरा होते ही वह मेरे पलंग के पास आ बैठती और फिर सवेरा होने पर ही वह बाहर निकलती। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास की विद्यार्थिनियों के निकट पहले वह कौतुक का कारण रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना उसका किसी काम में मन ही नहीं लगता था। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती। फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे का भीतर बाहर निरीक्षण करती। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती है। कोई छात्रा हाथ मुंह धोती है, कोई बालों में कंघी करती, कोई साड़ी बदलती है, कोई अपनी मेज की सफाई करती है, कोई स्नान करके भीगे कपड़े सूखने के लिए फैलाती है और कोई पूजा करती है। सोना के पहुंच जाने पर इस विविध कर्म संकुलता में एक नया काम और जुड़ जाता था। कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती, कोई पूजा के बताशे खिला देती। मेज में उसके पहुंचते ही छात्रा ही नहीं, नौकर चाकर तक दौड़ आते और सभी उसे कुछ न कुछ खिलाने को उतावले रहते, परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर कम खाद्य पदार्थ पसंद थे। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी धूप चरती और कभी उस पर लौटती रहती। मेरे भोजन का समय किस प्रकार जान लेती थी, यह समझने का उपाय नहीं है, परंतु वह ठीक उसी समय भीतर आ जाती और तब तक मुझसे सटी खड़ी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त न हो जाता। कुछ चावल रोटी आदि उसका भी प्राप्य था, परंतु उसे कच्ची सब्जी ही अधिक भाती थी। घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के स्कूल में पहुंच जाती थी।